स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। टीकमगढ़ दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम शिवराज। लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का इधर ऐलान हो गया है। प्रदेश में खंडवा लोकसभा के साथ रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। चारों सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। सीएम शिवराज आज टीकमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। टीकमगढ़ निवाड़ी का पड़ोसी जिला है और निवाड़ी के पृथ्वीपुर में उपचुनाव होना है। कहीं ना कहीं सीएम शिवराज के दौरे को उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि कल उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी कार्यालय में सीएम शिवराज और वी.डी. शर्मा की बैठक हुई थी। बीजेपी लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। कांग्रेस की तरफ से उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कोई बड़ी हलचल हाल फिलहाल में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन निश्चित तौर पर जब तारीखों का ऐलान हो गया है तो तैयारियां भी शुरू करने ही वाली होगी कांग्रेस। और इधर तारीखों के ऐलान से पहले एक तरह से एक्शन मोड में बीजेपी रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जन दर्शन यात्राएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और आज इसी सिलसिले में वो निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। निवाड़ी जिले के अंतर्गत ही पृथ्वीपुर विधानसभा सीट आती है, जहां पर उपचुनाव होना है। बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मियां अब एकाएक तेज हो चली हैं। जनदर्शन यात्राओं में जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, योजनाएं और जन कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों का बखान कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। अब निश्चित तौर पर जब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो भाषणों का और अंदाज का ट्रैक थोड़ा सा बदला दिखाई देगा और चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो साफ दिखाई दे रही हैं। सत्ता और संगठन के तमाम लोग जुटे हुए हैं। 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश में। और कहीं ना कहीं इन उपचुनाव को जिस तरह से लड़ा जाने वाला है, साफ समझ में आता है कि एक तरह से सेमीफाइनल है ये 2023 के आम चुनावों का। कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस की भी तैयारियां हैं, लेकिन फिलहाल कोई हलचल कांग्रेस के खेमे में दिखाई नहीं दे रही। लेकिन बीजेपी फुल एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो लगातार रणनीति बना रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। हाल ही में जो मंत्रियों की समितियां बनाई गई थी, खंडवा, राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ कांग्रेस, माफ कीजिएगा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपाल जी आपका बहुत स्वागत। आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन पा रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। राजपाल जी, किस तरह से देखते हैं इन उपचुनावों को? और कहा तो ये भी जा रहा है कि 2023 के सेमीफाइनल की तर्ज पर लड़ा जा रहा है चुनाव। एक्शन मोड में नजर आ रही है बीजेपी फुल। क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव होता है जी, और उपचुनाव को तो दोनों दल बड़ी गंभीरता से लड़ते हैं। हम दोनों दल, भारतीय जनता पार्टी भी जी और सत्ता पक्ष का जो दल होता है उसके लिए कहीं न कहीं उपचुनाव जी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वह सीधे सीधे उस उपचुनाव के माध्यम से जनता के बीच में जाकर अपनी योजनाओं को बताने का काम करते हैं। जी हम ये कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में होता है, इस रोल में होते हैं कि वो करनी व्यवस्था में रहते हैं कि वो कुछ काम कर रहे हैं, बिल्कुल, और चुनाव में जा रहे हैं। जी वहीं विपक्ष जो है सिर्फ आरोप के दम पर जाता है, सिर्फ आरोप लगाने का काम करता है। जी अब ये चुनाव की जो तारीख है, इन तारीखों को लेके भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसलिए तैयार थी या तैयार है कि जैसा एक कहावत है कि जो वर्ष भर छात्र पढ़ाई करता है वो परीक्षा के टाइम टेबल को देखकर जी हड़बड़ाहट में नहीं आता है। ऐसी स्थिति हमारी है। हमने वर्ष भर राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता होने के नाते हम जनता के बीच में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का सिस्टम है
जी। उस सिस्टम में मतदान केंद्र को, बूथ इकाई को हमने सबसे छोटी इकाई मानकर कार्य योजना बनाने का काम करते हैं। जी। आप देखेंगे कि वर्ष भर हमने बूथ को इकाई बनाकर सेवा ही समर्पण के माध्यम से, सेवा के प्रकल्प जहां एक तरफ संगठन के माध्यम से हमने करने का काम किया, वहीं सरकार ने हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से हमारे नागरिकों के साथ में बिल्कुल जो है योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया। ये सब जो हमारे दोनों सरकारों के विकास कार्य है, जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की चाहे प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं को भी एक तरफ जहां हम लेके जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ हम जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर इस चुनावों में, उपचुनावों में, विधानसभा और एक लोकसभा का जो उपचुनाव है, इसमें यशस्वी होंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। और जनता ने अपना मन बना चुका है, जनता अपना मन बना चुकी है। आपने देखा होगा कि उपचुनाव जो पिछले 27-28 उपचुनाव हुए थे, उस उपचुनाव में भी जिस प्रकार से स्पष्ट जनादेश जनता ने भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया था, ऐसा समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में शासन करने का जनादेश जनता दे चुकी है, और उसी जनादेश को आने वाली 30 अक्टूबर को हम मत के माध्यम से संग्रह करके भी यशस्वी होंगे। राजपाल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सुदेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सुदेश जी, आपका बहुत स्वागत। आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, सुन पा रहा हूँ। सुदेश जी, क्या कहेंगे? एक्शन मोड में है भारतीय जनता पार्टी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जनदर्शन यात्राएं कर रहे हैं, तारीखों के ऐलान से पहले ही, और अब चूंकि तारीखों का ऐलान हो गया है, वक्त कम बचा है, और क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ वो मुद्दे रहने वाले हैं जो उपचुनाव में आप लेकर जाएंगे? शुभकामनाएं। जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तो 17 साल से दर्शन कर रही है मध्य प्रदेश की जनता, लेकिन कोरोना के दौरान 2.5 लाख लोगों की लगभग मृत्यु हुई ऑक्सीजन और आवश्यक दवाइयों के अभाव में। और आपने बिल्कुल देखा ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह से बाढ़ आई है, बाढ़ के बाद लोग पन्नी के तंबू में रहने को मजबूर है, लोगों के पास भोजन की व्यवस्थाएं नहीं है। सरकार का अमला या सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अगर शिवपुर जाते हैं तो उनको निश्चित रूप से, आपने भी देखा होगा मीडिया में, कि धक्के मार के जनता ने उनको बैरंग वापस कर दिया है। जनता आक्रोशित है। और आपने उपचुनाव की बात की है, तो उपचुनाव में कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में वन बूथ टेनिस के फार्मूले पर काम कर रही है, और इस काम को ऐसा अंजाम दिया है कि आपने एक तस्वीर देखी होगी दमोह उपचुनाव की। दमोह उपचुनाव 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की सीट हुआ करती थी। माननीय कमलनाथ जी की सरकार को जिस तरह से अस्थिर किया और इन्होंने पिछले दरवाजे से सरकार बनाई, जनता आक्रोशित है। और जनता ने ये तय कर दिया, वो 20,000 से लगभग 20,000 से सीट जीती है दमोह की उपचुनाव की। और ये आने वाले 3 उपचुनाव और 3 विधानसभा चुनाव, 1 लोकसभा चुनाव, चारों कांग्रेस बड़ी अच्छी तरीके से मजबूती है और जीतेगी, और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। सुदेश जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दमोह उपचुनाव का आपने जिक्र किया, उसका हवाला दिया, और उसी मोड पर लगता है कि कांग्रेस इन चुनाव में भी आगे बढ़ेगी, लेकिन मुद्दे वो क्या होंगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो उपचुनाव होते हैं उसमें स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो ऐसी को कौन सी बातें होंगी जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? सिर्फ नाकामियां गिनाने के अलावा ऐसी क्या वो बातें आप जनता के बीच लेकर जाएंगे जिससे उन्हें आप पर भरोसा हो सके और वो आप पर अपना विश्वास जता सकें? ऐसी वो क्या चीजें होंगी? क्या उनके हित के लिए जो आपका कहना होगा कांग्रेस का, वो हमें जरा बताइए। महंगाई की बात करें तो डीजल, पेट्रोल और गैस देश में सबसे ज्यादा महंगा अगर बिक रहा है तो मध्य प्रदेश में बिक रहा है। आप किसी से छुपा नहीं है ये। बेरोजगारी में 31 लाख लोग रजिस्टर्ड युवा बेरोजगार है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुप्रबंधन की बात की जाए तो कोरोना के दौरान 2.5 लाख के लगभग लोगों की जानें इलाज के अभाव में चली गई, और उनको आपने मौत के सर्टिफिकेट का भी कोरोना का नहीं दिया है, उससे लोगों को मुआवजा देने की स्थिति भी नहीं बन रही। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद आप दे नहीं पा रहे, जबकि आपदा प्रबंधन राशि 4 लाख रुपए निश्चित है। 4 लाख रुपए वो और 1 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषित किए थे। 5 लाख रुपए हर उस परिवार को मिलना चाहिए जिसके घर से एक व्यक्ति कोरोना के दौरान चला गया। क्योंकि कोरोना में मैं समझता हूँ, मेरे खुद के परिवार के लोगों का इलाज हुआ है, सब कोरोना के संक्रमित हुए हैं, लाखों रुपए लग गए हैं। लोगों ने अपनी जमीनें, जायदादें, मकान गिरवी रखना, कर्जा लेना, सब तरह से कोशिश की बचाने की, बावजूद इसके 2-2.5 लाख लोगों की मौतें हो गई। उन परिजनों को जो मुआवजा नहीं मिल रहा है। बाढ़ पीड़ित ग्वालियर चंबल संभाग में लोग
पन्नी के तंबू में रहने को मजबूर हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, रोटियों की लाले पड़े हैं। हमारे इतने सारे मुद्दे हैं, सरकार हर एंगल पर, हर स्तर पर विफल रही है। और विफलता का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण आपको विधानसभा उपचुनाव दमोह का देखने को मिला था। इसी तरह ये तीनों विधानसभा और लोकसभा चारों कांग्रेस जीतने वाली है। जी आप हमारे साथ बने रहिए सुदेश जी। राजपाल जी से बात कर लेते हैं। राजपाल जी क्या कहेंगे? सुदेश जी का कहना है कि जिस तरह से कोरोना में लोगों की मौतें हुई, मुआवजे की घोषणा की गई, लेकिन मुआवजा आज तक मिला नहीं। बाढ़ पीड़ितों के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया कि उन्हें कुछ सुविधाएं देने में नाकाम रही सरकार। और ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो प्रमुखता से कांग्रेस उठाने वाली है। क्या चुनौती लगती है आपको राजपाल जी? कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई है निश्चित तौर पर, क्योंकि सत्ता पक्ष है और बाई इलेक्शन जो है हमेशा कहीं ना कहीं उनका रुख जो होता है वो सत्ता पक्ष की तरफ ही जाता दिखाई देता है। ये एक आम धारणा है, लेकिन मिथक टूटते भी हैं राजपाल जी। लेकिन जो ये सवाल उठ रहे हैं सरकार पर, महंगाई का मुद्दा है, कोरोना काल में जो मौतें हुई उनके मुआवजे की बात जो की जा रही है, किस तरह से जवाब दे पाएंगे आप और क्या कुछ कहना है आपका? जी, ये बात सही है कि पिछले दिनों दमोह के उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। जी, अब सिर्फ दमोह की जीत का जो अहम है कांग्रेस का, जी, ये वहम साबित होगा इस उपचुनाव में। जी, मैं इसलिए कह सकता हूँ ये बात कि जो सेवा कोरोना के समय में या फिर अन्य प्राकृतिक विपत्तियों के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी ने या वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष जी की टीम ने जिस प्रकार से जनता के बीच में जाकर सेवा ही संकल्प और सेवा ही सर्वोपरि के नारे के साथ में जाकर जनता के बीच में सेवाएं देने का काम किया है, उसी से हमें कॉन्फिडेंस आता है। जी, जनता के बीच में जाकर जन आशीर्वाद वही प्राप्त कर सकता है जी, जो जनता के बीच में रहता है, जनता के लिए कुछ करता है। जी, कांग्रेस के कमलनाथ नाथ जी जन आशीर्वाद लेके बता दे, कोई नहीं आता इनके कार्यक्रम में। 2000-5000 लोग इकट्ठे हो गए, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारे कार्यक्रमों में हमारे जब नेता जाते हैं तो 1-1 लाख 1.5 लाख लोग सड़कों पे आकर स्वागत करते हैं। जी, तो ये जो स्वागत मिलता है या जो रैली सफल जनता के बीच जी, और जब हमने कुछ करा है और जब करने कार्यों की लिस्ट लेकर हाथ में एजेंडा लेकर जनता के बीच में जब जाएंगे जी, और जनता को जब हम हमारे किए हुए काम बताएंगे, याद दिलाएंगे। नहीं वो तो ठीक है राजपाल जी, लेकिन एक बात ठीक है, आप बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हो सकती हैं, कल्याणकारी योजनाएं हो सकती हैं जिन्हें लेकर आप जाएंगे, लेकिन एक जो ज्वलंत मुद्दा है उसको हमेशा से ही एक तरह से दरकिनार कर दिया जाता है, महंगाई। ठीक है, जी, किस तरह से उस पर रोक लग पाएंगे? आगे कैसे, कब और राहत मिलेगी? पेट्रोल डीजल के दाम मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं, प्रमुखता से ये सवाल उठाया जा रहा है। इनका जवाब जब जनता मांगेगी राजपाल जी तो क्या जवाब होगा? महंगाई का जो मुद्दा है या महंगाई की जो बात है, और विशेष करके पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई की बात है जी, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरा आम जनता जब ये जानने लगी, आम व्यक्ति भी उपभोक्ता ये जानने लगा जो पेट्रोल डीजल खरीदता है कि पेट्रोल डीजल के रेट जो इंटरनेशनली तय होते हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर हम तुलनात्मक बात करें तो कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र दिया था मध्य प्रदेश के 2018 के चुनाव, उन्होंने कहा था कि जिसमें वो सरकार में आएंगे तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में 5 रुपया कम करेंगे। क्या उन्होंने कम किया? या हम इस तरीके से इस बात को देखते हैं कि मध्य